हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा आप सब ने सुना होगा, बहुत कॉमन डिजीज़ है। इसको हिंदी में दमा भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको दमा भी कहते हैं। हिंदी में इसको दमा के नाम से जानते हैं। तो हम इंग्लिश और हिंदी कोशिश करेंगे दोनों में कवर करने की और पूरा डिटेल से जानेंगे कि आखिर अस्थमा है क्या, इसमें कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और इसके क्या क्या सिम्टम रहते हैं और इसके घरेलू उपाय क्या हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अस्थमा होता है उसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। पेशेंट में अगर कोई मरीज है तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे कि जिससे आपको पता चल सके कि हो सकता है हमें अस्थमा हो। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो दोस्तों पेशेंट को एलर्जी रहेगी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है कभी कभी। दूसरी जो कंडीशन है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एलर्जी इसमें आप कोल्ड कफ वगैरह कह सकते हैं। कोल्ड कफ या फिर कभी किसी किसी पेशेंट को डस्ट से एलर्जी होती है। तो एलर्जी किसी भी प्रकार की अगर आपको एलर्जी है उस कंडीशन में चांसेस हैं कि आपको अस्थमा हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी आपको सांस लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे आपका सांस फूलने लग जाएगा। कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि अस्थमा हो। आपको कफ कफ हो सकता है यानी खांसी हो सकती है। नाइट कफ यानी रात को आपको सोते समय कंटिन्यूस लगातार खांसी होना, ये भी अस्थमा का सिम्टम हो सकता है। आपको वीजिंग, जब आप सांस लेंगे तो आपको ऐसे सेंसेशन फील होगा जैसे कि कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है। हेडेक, आपको सर में दर्द रहेगा। ठीक है दोस्तों। डायस्पीनिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये होता है जब आप सांस लेते हैं तो आपको जो अंदर जो आपके लंग्स हैं उसमें कुछ ऐसा फील होगा कि जैसे अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, यानी इरिटेशन टाइप का कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपको कोई अस्थमा का लक्षण हो सकता है। लास्ट है वीकनेस, आपको बॉडी में वीकनेस वगैरह रहेगी, पूरे दिन बॉडी थकी थकी रहेगी, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, लेजीनेस टाइप का आपके बॉडी में बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेजीनेस टाइप के। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपको अस्थमा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ अस्थमा क्या है, कितने प्रकार का अस्थमा होता है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा यानी डस्ट से, कोल्ड कफ, किसी प्रकार की भी एलर्जी आपको अगर है तो उसके कंडीशन में हम उसको कहेंगे एलर्जिक अस्थमा। यानी उस कंडीशन की वजह से अगर आपको अस्थमा होता है, जैसे कोल्ड कफ या डस्ट आपके अंदर चले जाने से अगर आपको सांस लेने में दिक्कत या आपको फीवर वगैरह आती है, उस कंडीशन में आपको एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। सेकंड है एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा यानी एस्पिरिन एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जिसमें आप दवाइयाँ यूज करते हैं, जैसे कोई फीवर की दवाइयाँ, फिर कोल्ड कफ, पेन रिलीवर, ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा डोज लेने की वजह से आपको अस्थमा क्रिएट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेडिसिन उतना ही यूज करिए जितना आपको ज़रूरत है, विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के आप कोई भी मेडिसिन ना ले, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ठीक है, तीसरा है इसमें कफ वेरिएंट अस्थमा, यानी आपको खांसी रहती है, बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, लॉन्ग टर्म खांसी है, आपको रात को सोते समय खांसी होती है या फिर कभी भी आपको खांसी हो जाती है, उस कंडीशन में सांस फूलने लगता है आपका, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको अस्थमा हो। उसका नाम है कफ वेरिएंट अस्थमा। आगे उसके बाद है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। दोस्तों ज़्यादातर एक्सरसाइज करने से जो हमारी बीमारियां हैं वो कम होती हैं, लेकिन आप अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं, अगर फिजिकल हार्ड वर्क हैवी करते हैं जिससे कि आपके लंग्स पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके लंग्स का जो एयरवे होता है, जो हमारा ट्रेकिया होता है, एयरवे जहाँ से आपकी एयर जाती है बाहर से बॉडी के अंदर, तो वो ट्रैक क्या होता है, जो एयरवे होता है आपका नैरो हो जाता है हार्ड एक्टिविटी करने की वजह से, यानी उसमें सूजन हो जाता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो जाता है। अगर आपका ये एयरवे है और अगर इसमें आपको सूजन हो गई है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, तो यहाँ पे एयर को पास होने में दिक्कत हो गई यहाँ पे ऐसे, और इस कंडीशन में आपको हो जाएगा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है नाइट टाइम अस्थमा। नाइट टाइम अस्थमा क्या है? जैसे किसी किसी पेशेंट को कफ वगैरह होता है रात को सोते समय,
या फिर सोने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन में हम कहते हैं नाइट टाइम अस्थमा। उसके बाद है स्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा स्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा जो होता है वो इस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें आपको स्टेरॉइड लेने के बाद भी आपको कोई असर नहीं हो रहा। जैसे अस्थमा का एक मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन होता है, वो इन्हेलर होता है। अगर आपको इन्हेलर से भी आराम नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं स्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा, यानी स्टेरॉइड देने के बावजूद भी अस्थमा आपको बना हुआ है। उसके बाद लास्ट आता है दोस्तों ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है, ये वर्कर्स के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, वर्कर्स के लिए जो बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, साइट्स पे, जैसे कोई डस्ट का काम है किसी का, या फिर किसी का जैसे किसी किसी को कोल्ड से, ठंड में काम करते हैं तो उनको क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है, ठंड से छींकें आने लगती हैं, फिर सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलने लगता है। डस्ट क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बॉडी में चले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि लंग्स में इरिटेशन पैदा होती है, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन ये दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है कि इरिवर्सिबल कंडीशन है, इरिवर्सिबल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि अगर आप डस्ट से आपको एलर्जी है तो अगर आपने डस्ट में काम करना बंद कर दिया तो आपको कोई अस्थमा की शिकायत नहीं होगी, यानी आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, तो आपको सांस भी लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आपको अस्थमा नहीं होगा। तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको अस्थमा होने की हो सकता है, उसके बाद में अगर आप उस साइट पे काम करना बंद कर देंगे तो वो आपको जो डस्ट की वजह से जो लंग्स में इरिटेशन हो गई थी वो बंद हो जाएगी और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपको कोई सिम्टम नहीं रहेगा। तो ये जो ऑक्यूपेशनल अस्थमा है ये रिवर्सिबल कंडीशन है। अब जो मेन टॉपिक आता है वो आता है कि इसके लिए हम, अगर हमें ये सिम्टम्स हैं तो हम क्या करें कि टेस्ट, कौन सा टेस्ट करवाएं। तो टेस्ट के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है फेरिक ऑक्साइड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसको देखा जाता है कि आपके जो एयर में जो आप ब्रीथ कर रहे हैं उसमें कितना नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड है तो वो क्या करता है कि लंग्स को इन्फ्लामेट कर देता है, सूजन कर देता है लंग्स में, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पहला टेस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड को FeNO टेस्ट, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को मेजर करते हैं आपके ब्रीथ में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट जो है वो स्पायरोमेट्री टेस्ट है दोस्तों। स्पायरोमेट्री जो कि एक बहुत ही मोस्ट कॉमन टेस्ट है लंग अस्थमा के लिए, कॉमन टेस्ट अस्थमा के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ये टेस्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको ब्रीथ करवाया जाता है मशीन के अंदर, और उसमें क्या होता है कि आप कितना तेज़ी से ब्रीथ कर सकते हैं और कितना अमाउंट में आप एयर होल्ड कर सकते हैं लंग्स में, उस चीज़ को मेजर किया जाता है स्पायरोमेट्री में। तो इससे भी डॉक्टर को आइडिया मिल जाता है कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। मशीन पूरा डिटेल देता है, जिससे कि जो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है वो अच्छे से बता पाता है आपको, उसको समझ पाता है और उसके बाद आपको बताता है कि रिपोर्ट के अनुसार कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें आपके पल्मोनरीज को डायग्नोस किया जाता है कि आपके पल्मोनरी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये स्पायरोमेट्री के बाद का टेस्ट है, ये नॉर्मल टेस्ट है PFT, जो कि रूटीन आप करवा सकते हैं कभी भी जाके। उसके बाद चेस्ट एक्सरे से भी हम अस्थमा का आइडिया लगा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में भी जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उनको पता चल जाता है। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर आपको अस्थमा डिटेक्ट होता है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, इम्यून सिस्टम कितना आपका स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, वो सब देखने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टेस्ट थे, FeNO टेस्ट, स्पायरोमेट्री टेस्ट, PFT और आपका चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट। ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको अस्थमा है कि नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि होम ट्रीटमेंट क्या है, इसके घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्हेलर नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप
अगर आप घर पे लेटे हुए हैं तो आप बैठ जाएं, आप ज़्यादा लेटे ना रहें। अगर आप लेटे रहेंगे तो आपको सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर आप लेटे हुए हैं तो आप सिट अपराइट यानी बैठ जाएं आप, ठीक है। उससे भी आपको सांस लेने में दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपकी जो ब्रीथ लेने की है, आप उसको धीरे धीरे लंबा सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। इससे भी आपको आपके नाक के थ्रू सांस ले, धीरे धीरे डीप ब्रेथ ले और धीरे धीरे छोड़े। इससे भी आपको सांस लेने में परेशानी होने में कम हो जाएगी। रिलैक्स रहना है आपको और गेट अवे फ्रॉम द ट्रिगर्स। कुछ ट्रिगर्स होते हैं जैसे डस्ट होता है या फिर ठंडा पानी, ऐसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि अस्थमा को बढ़ावा देते हैं, यानी सांस लेने में दिक्कत को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उनसे दूर रहें, डस्ट से, जिससे कि आपको एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहें, जो कि आपको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा कर सके, ठीक है। आपको गर्म पानी पीना है, कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह, ठीक है, जिससे भी आपको अस्थमा में थोड़ी सी राहत मिलेगी। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।